हिंदी का पेपर हो जाने के बाद अब बारी आई है 20 फरवरी को एग्जाम देने की और 20 फरवरी को है आपका गृह विज्ञान का पेपर। तो जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी गृह विज्ञान विषय को लिए हुए हैं और 20 फरवरी को पेपर देने वाले हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने शामिल किए हैं गृह विज्ञान के वो सभी प्रश्न जो लगातार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और जो 20 फरवरी 2023 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आप चैनल के साथ जुड़ते हैं तो आपका जो है गृह विज्ञान विषय में 70 में से 65 प्लस का स्कोर पक्का करा दूंगा। मैं आपको महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों से भी रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और जो महत्वपूर्ण अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न हैं सभी से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी इस चैनल पर। बस आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना इस वीडियो को अपने सभी इष्ट मित्रों में। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न है रोगी का तापक्रम चार्ट बनाना क्यों आवश्यक है। तो गृह विज्ञान में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें आपको रटना नहीं है बल्कि अच्छे से समझ लेना है। तो मैं आपसे उम्मीद रखूंगा कि इस तरीके का जो प्रश्न आएगा तो इसका आंसर आपको रटना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पर उत्तर क्या होगा, चलिए यहां पर देख लीजिए। लगातार बोर्ड परीक्षाओं में यह प्रश्न आया है 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 लगातार बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न ये आ चुका है। उत्तर क्या होगा, तापक्रम चार्ट बनाने से यह लाभ होता है कि चिकित्सक उसको देखकर आसानी से रोगी के स्वास्थ्य में परिवर्तन व रोगी की दशा आदि का उचित ज्ञान प्राप्त कर सकता है और तदनुसार दवा आदि में परिवर्तन कर सकता है। यानी तापक्रम चार्ट बनाने से क्या लाभ होता है कि चिकित्सक अर्थात डॉक्टर उसको देखकर आसानी से रोगी के स्वास्थ्य के परिवर्तन व रोगी की दशा आदि का उचित ज्ञान प्राप्त कर सकता है और उसी के अनुसार ही दवा आदि में परिवर्तन भी कर सकता है। इसीलिए रोगी का तापक्रम चार्ट बनाना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है गर्म सेंक क्या है। गर्म सेंक क्या है, यह कब दी जाती है और इसकी क्या उपयोगिता है। तो उत्तर क्या होगा कि शरीर के किसी भाग को अधिक ऊष्मा या गर्मी पहुंचाना गर्म सेंक कहलाता है। यानी शरीर का कोई भी भाग जहां पर अधिक ऊष्मा या गर्मी पहुंचाना ही क्या कहलाता है, गर्म सेंक कहलाता है। गर्म सेंक वात रोग, पेट, गले, दांत आदि के दर्द तथा क्षय रोग में दी जाती है। गुम, चोट, मोच, सूजन आदि में भी गर्म सेंक देने से लाभ होता है। मान लीजिए आपको या किसी को चोट लग गई, मोच आ गई है या सूजन आ गई है तो क्या किया जाएगा, गर्म सेंक दिया जाएगा और इससे क्या होगा, इससे काफी ज्यादा फायदा भी होगा। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन से आप क्या समझती हैं। तो यहां पर आप ध्यान देंगे जितने भी यहां पर प्रश्न हैं सभी महत्वपूर्ण हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए और इस वीडियो को आप जरूर शेयर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये सभी प्रश्न आप सभी के मित्रों तक पहुंचे, यह वीडियो आप सभी तक पहुंचे ताकि आपको इससे जरूर लाभ हो। यह मेरा लक्ष्य है, यह मेरा उद्देश्य है कि आपको यहां से पढ़कर कुछ ना कुछ तो लाभ जरूर हो। तो यहां पर आप देख रहे हो प्रश्न है प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन से आप क्या समझती हैं। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा कि जीवित प्राणियों में स्वाभाविक रूप से होने वाली श्वसन क्रिया को प्राकृतिक श्वसन कहा जाता है। जीवित प्राणियों में जैसे मनुष्य हो गया, हम और आप या कोई भी जीवित जीव जंतु है तो उसमें जो श्वसन क्रिया होती है यानी सांस लेने की जो क्रिया होती है तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक श्वसन क्रिया कहा जाता है या प्राकृतिक श्वसन कहा जाता है। जीवित प्राणियों में होने वाली श्वसन क्रिया को प्राकृतिक श्वसन क्रिया कहा जाता है और प्राकृतिक श्वसन के अवरुद्ध हो जाने की स्थिति में विभिन्न बाहरी उपायों द्वारा श्वसन क्रिया संपन्न कराने की प्रक्रिया को कृत्रिम श्वसन कहा जाता है। यदि किसी भी कारण से हमारी जो श्वसन क्रिया है अवरुद्ध हो जाती है
है, रुक जाती है, या किसी भी तरह की परेशानी आ जाती है जिससे श्वसन क्रिया संपन्न नहीं हो पाती, उसमें किसी भी तरह की रुकावट आ जाती है, तो इस स्थिति में विभिन्न बाहरी उपायों के द्वारा जो श्वसन क्रिया कराई जाती है, संपन्न कराई जाती है, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कृत्रिम श्वसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृत्रिम श्वसन कहा जाता है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है मानव शरीर के लिए ऑक्सीजन क्यों आवश्यक है? तो बिल्कुल इजी आंसर हो जाएगा इसका। मानव शरीर के लिए ऑक्सीजन क्यों आवश्यक है? शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति ऑक्सीकरण द्वारा होती है तथा ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है। यानी हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति किस कारण होती है? ऑक्सीकरण के द्वारा होती है। और ऑक्सीकरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो सभी प्रश्नों को आप नोट कर लेना। मैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा 20 फरवरी से पहले आपको मैं 70 में से 65 प्लस अंक दिला के रहूंगा कैसे भी करके। तो आप चैनल के साथ जरूर जुड़े रहना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना। अगला प्रश्न है श्वसन तंत्र के 3 मुख्य अंगों के नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार बोर्ड परीक्षा में भी आया है। कह रहा है श्वसन तंत्र के 3 मुख्य अंगों के नाम लिखिए। तो नासिका, श्वास नली तथा फेफड़े, ये जो हैं श्वसन तंत्र के 3 प्रमुख अंग हैं और कई बार यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में श्वसन क्रिया का क्या महत्व है? मानव शरीर में श्वसन क्रिया का क्या महत्व है? क्या कोई भी महत्व नहीं है, या फिर महत्व है तो फिर क्या महत्व है? कोशिकाओं में होने वाली ऑक्सीकरण क्रियाओं के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराना तथा रुधिर से कार्बन डाइऑक्साइड को विसर्जित करने के लिए श्वसन क्रिया अति आवश्यक है। यानी कोशिकाओं में होने वाली जो ऑक्सीकरण क्रियाएं होती हैं उनके लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराना और रुधिर से कार्बन डाइऑक्साइड को विसर्जित यानी बाहर निकालने की क्रिया पूरी करने के लिए श्वसन क्रिया अति आवश्यक होती है। जीवित रहने के लिए श्वसन क्रिया अनिवार्य है। यदि कोई भी व्यक्ति जीवित रहना चाहता है तो यदि वह श्वसन क्रिया को संपन्न नहीं कर पाता या उसकी श्वसन क्रिया अवरुद्ध हो जाती है तो वह भी यानी वो भी क्या हो जाता है? मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो जीवित रहने के लिए भी श्वसन क्रिया अनिवार्य है। अगला प्रश्न है मुंह से सांस लेना क्यों हानिकारक है? हमें मुंह से सांस क्यों नहीं लेना चाहिए? तो मुंह से सांस लेने से दूषित एवं ठंडी वायु श्वसन तंत्र में पहुंच जाती है। इससे गले एवं श्वसन तंत्र के संक्रमण की आशंका रहती है। तो इसलिए मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मुंह से जब हम सांस लेंगे तो क्या होगा? दूषित एवं ठंडी वायु यानी हवा हमारे श्वसन तंत्र में पहुंच जाएगी और इससे गले एवं श्वसन तंत्र के संक्रमण की आशंका रहती है। तो यहां पर आप देख रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी, इन्हें आप जरूर लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलिए यहां पर अगला महत्वपूर्ण प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है प्राथमिक चिकित्सा क्या है? तो उत्तर क्या होगा कि चोट लग जाने के तुरंत बाद सर्वप्रथम जो उपचार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। यानी मान लीजिए किसी को चोट लग गई और तुरंत बाद जो उसका जो है सर्वप्रथम उपचार किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। अगला प्रश्न है कुपोषण से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा कि पोषण की अव्यवस्था तथा अनुचित ढंग को कुपोषण कहा जाता है। कुपोषण की अवस्था में या तो समुचित मात्रा एवं गुणों के अनुसार आहार नहीं मिल पाता अथवा आवश्यकता से अधिक मात्रा में आहार ग्रहण किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रोटीन प्राप्ति के स्रोत बताइए। बिल्कुल आसान सा उत्तर, दालें, सोयाबीन, दूध, अंडा, मांस तथा मछली, इनसे क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन की प्राप्ति होती है।
अगला प्रश्न यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है शरीर के लिए भोजन क्यों आवश्यक है। तो जीवित प्राणियों के लिए भोजन ग्रहण करना अनिवार्य है। जितने भी प्राणी जीवित हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे कोई भी हो, यदि वह जीवित है तो उसे जीवित रहने के लिए भोजन करना अनिवार्य होगा, क्योंकि भोजन के बिना जीवन नहीं चलेगा। शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। रोगों से मुकाबला करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए तथा नियमित रूप से भूख शांत करने के लिए भोजन ग्रहण करना क्या होता है, आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है वस्त्र सिलने से पूर्व ठीक नाप लेना क्यों आवश्यक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि वस्त्र सिलने से पूर्व यानी पहले ठीक नाप लेने से वस्त्र सही फिटिंग के बनते हैं तथा आरामदायक भी रहते हैं। इसलिए वस्त्रों को सिलाई करने के लिए यानी वस्त्र सिलने से पहले उनकी ठीक नाप लेना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है संक्रामक रोग किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर तैयार करके जाना आप सभी लोग कि जो रोग रोगाणुओं के माध्यम से एक व्यक्ति या प्राणी से दूसरे व्यक्ति या प्राणी को लग जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, संक्रामक रोग कहा जाता है। जो रोग रोगाणुओं के माध्यम से एक व्यक्ति या प्राणी से दूसरे व्यक्ति या प्राणी को लग जाता है या जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संक्रामक रोग कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहां पर आप देखेंगे किन्हीं 4 संक्रामक रोगों के नाम बताइए। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा चेचक, तपेदिक, हैजा तथा मियादी बुखार। ये जो हैं ये कैसे रोग हैं, संक्रामक रोग हैं। अगला प्रश्न है यहां पर आप देखोगे दूषित हवा द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है दूषित हवा द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के नाम कौन कौन से हैं। तो तपेदिक और काली खांसी, चेचक, खसरा, इन्फ्लुएंजा और कर्णफेर आदि जो हैं ये सभी दूषित हवा के द्वारा फैलते हैं। अगला प्रश्न है किन्हीं 4 संक्रामक रोगों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहां पर तपेदिक है, चेचक है, हैजा है और ये मियादी बुखार, ये चारों जो हैं संक्रामक रोग हैं। अगला प्रश्न है अपशिष्ट कचरा प्रबंधन के बारे में लिखिए। तो हर प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों अर्थात कूड़े कचरे को फैले रहने से रोकने तथा उसे हानि रहित ढंग से नष्ट करने या ठिकाने लगाने की व्यवस्थित प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कचरा प्रबंधन कहा जाता है। यानी कचरा जो है इधर उधर ना फैलाया जाए, उसे एक जगह व्यवस्थित तरीके से लगाया जाए और यह जो तरीका है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कचरा प्रबंधन की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है कूड़े करकट के निस्तारण की मुख्य विधियों का उल्लेख कीजिए। तो पहली विधि है कूड़े को जलाकर नष्ट करना। यदि आप चाहते हो कूड़े करकट को नष्ट कर दिया जाए तो पहली विधि है कि उसे जला दिया जाए। दूसरी विधि है जल स्रोतों में प्रवाहित करना। जल स्रोतों यानी बड़ी बड़ी नदियों में कचरे को फेंक देना, प्रवाहित कर देना, इससे भी कचरा नष्ट हो सकता है। तीसरी विधि है कूड़े से गड्ढों को पाटना, यानी गड्ढे खोद दिए जाएं और उसमें कूड़ा डालते डालते धीरे धीरे उनको पाट दिया जाए। चौथी विधि है यहाँ पर छटाई द्वारा कूड़े का उपयोग, यानी कूड़ेदान में जो कूड़ा पड़ा है उसमें छटाई की जाए या कूड़ा जहां भी है उसमें छटाई की जाए, अच्छी चीजें जो है प्रयोग में लाई जाएं और खराब चीजें फेंक दी जाएं। यहां पर अगला बिंदु है, कह रहा है यहां पर खाद बनाना और कूड़े को खाद बनाने के रूप में भी प्रयोग करते हैं। इससे क्या होगा कि कूड़े करकट के निस्तारण का जो है कार्य है यह सफल हो जाएगा। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं। कई बार बोर्ड परीक्षा में भी आया हुआ प्रश्न है, कह रहा है पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा, पर्यावरण के किसी भी भाग या पक्ष में होने वाले वह समस्त परिवर्तन पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं जिनका मनुष्यों, प्राणियों एवं वनस्पतियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आपको मैंने बता ही दिया,
फिर इसके बाद प्रश्न है पेड़ पौधे वातावरण को कैसे शुद्ध करते हैं। तो पेड़ पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करके तथा वातावरण में ऑक्सीजन को विसर्जित करके उसे क्या करते हैं, शुद्ध बनाए रखते हैं। अगला प्रश्न है अशुद्ध जल से फैलने वाले रोगों का नाम लिखिए। तो हैजा जो है अशुद्ध जल से फैलता है, पीलिया भी अशुद्ध जल से फैल जाता है, टाइफाइड भी अशुद्ध जल से फैल जाता है, पेचिस एवं अतिसार ये सभी रोग अशुद्ध यानी अशुद्ध जल से फैल जाते हैं। इसके बाद कुएं कितने प्रकार के होते हैं। तो कुएं जो हैं मुख्य यहां पर प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, उथले कुएं, गहरे कुएं, आदर्श कुएं और आर्टिजन कुएं। यहां पर आप देखोगे अगला है यहां पर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड परीक्षा में भी आया हुआ है। आप जरूर इस प्रश्न का आंसर तैयार कर लीजिएगा, जरूर आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में। कह रहा है पासबुक किसे कहते हैं। पासबुक किसे कहते हैं। तो बैंक अथवा डाक घर में खाता खोलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक पुस्तिका दी जाती है जिसमें ग्राहक या ग्राहकों का नाम, पता तथा खाता संख्या अंकित रहते हैं। ग्राहक द्वारा किए गए लेन देन का विवरण भी इसमें अंकित होता रहता है। इस पुस्तिका को ही पासबुक कहते हैं। और यहां पर अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है 4 तरल आहारों के नाम बताइए। तो यहां पर उत्तर होगा नींबू का पानी, दूसरा है जौ का पानी, तीसरा है खिचड़ी और चौथा है यहां पर दलिया। तो ये 4 प्रमुख आहार हैं जो तरल आहार हैं। अगला प्रश्न है सब्जियों को काटने से पूर्व क्यों धोते हैं। तो उत्तर क्या होगा, यहां पर सबको मैं बता चुका हूं, इन सभी प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहां पर कह रहा है सब्जियों को काटने से पूर्व क्यों धोते हैं। तो हरी शाक सब्जियों को काटने के बाद धोने से उनके विटामिन तथा खनिज लवण पानी के साथ बह जाते हैं, अतः इनको काटने से पूर्व धोना लाभदायक रहता है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है वीडियो आप सभी के लिए। और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप जो है सामाजिक विज्ञान में भी अच्छा स्कोर करोगे और गृह विज्ञान जो कि 20 फरवरी का पेपर है आप सभी का अच्छा स्कोर करोगे। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है सब्जियों को काटने से पूर्व क्यों धोते हैं। तो हरी शाक सब्जियों को काटने के बाद धोने से उनके विटामिन तथा खनिज लवण पानी के साथ बह जाते हैं, अतः सब्जियों को काटने से पूर्व ही धोना चाहिए। तो आपको मैंने बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को करा दिया है। आप इन सभी प्रश्नों को जरूर लिख लीजिए, तैयार कर लीजिए, रट लीजिएगा। और जल्द ही मैं आपको गृह विज्ञान का मॉडल पेपर की वीडियो देने वाला हूं जहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जरूर फंसेंगे। तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।